जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे हम। इस श्रेणी के जरिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको बहुत सारे रिएक्शन समझ में आएंगे कि कौन किसके साथ होगा क्या नहीं होगा। क्लास 10th में भी इसका उपयोग है, 11th 12th आप जब भी पढ़ोगे केमिस्ट्री आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बताइए, तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, पर आपसे इसके उपयोग पूछ लिए जाएंगे। और उपयोग आप कब कर पाओगे? जब आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी आती होगी। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं, उनको आप याद कर लो। तो हमने एक ट्रिक बनाई है जिसके जरिए आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हो और इसके जो भी उपयोग है उन्हें आप आसानी से समझ लोगे। और इसके जितने भी उपयोग हैं वो आपको सेल वगैरह बनाने में, बहुत सारी चीजों में काम आने वाले हैं। इससे एक आप अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हो इन चीजों को समझ के। तो हम चलते हैं आपको इन्हें समझाने के लिए। जैसे हमारी एक ट्रिक है, लीना के काना मांगे आलजन। लीना के काना मांगे आलजन। लीना के लिए हम करेंगे लिथियम, के लिए पोटेशियम, काना को Ca और ना के लिए सोडियम, कैल्शियम सोडियम। मांगे के लिए करेंगे मैग्नीशियम, आल के लिए करेंगे एल्यूमिनियम, जन के लिए करेंगे Zn। तो हमारा एक लाइन हो गई, लीना के काना मांगे आलजन। आपको याद करना होगा। देखो समझ में हर चीज आती है, समझ में आने के बाद आपको उसे याद भी करना होता है। आपको दिमाग पे थोड़ा सा ध्यान भी लगाना होगा कि आपको ये चीज याद करनी है। तो एक लाइन हो जाएगी, लीना के काना मांगे आलजन। तो यहां तक हम आ जाएंगे, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn। अब कर फिर कूद नहीं। कर के लिए क्या आएगा? क्रोमियम। फिर के लिए आप क्या आएगा? Fe आयरन। कूद के लिए आएगा Cd कैडमियम। नहीं के लिए आपका आएगा निकेल। उसके बाद क्या है? स्लो यानी कि टिन। है कुआ इला आज। अब हम कहा चलेंगे? Sn तक आ चुके हैं। अब हमारा हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा। है कुआ के लिए करेंगे Cu। अब इला हमारा क्या है? यहां पर देखेंगे, है कुआ इला आज, यानी कि इला से होगा आयोडीन और आज के लिए आपका होगा सिल्वर। ये हो गया है कुआ इला आज, यानी कि कौन कौन से तत्व आएंगे हमारे? है से आपका हाइड्रोजन, कुआ से Cu, आई से इला और आज से Ag। पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। तो हम आते, पारा हमारा क्या होता है? Hg। ब्रेड होगा Br। कल के लिए क्लोरीन। देखो यहां पर देख सकते हैं, यहां लिखा है पारा ब्रेड कल, सोना फिर कभी। तो सोना हमारा होता है Au गोल्ड, सोना। और फिर कभी के लिए हम करेंगे हमारा यहाँ पर फ्लोरीन। तो आपने देख ली, इस सीरीज को याद करने के लिए जो हमने आपको ट्रिक बताई है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आप इसके जरिए सीरीज को याद कर सकते हो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीरीज नहीं पूछी जाएगी, पर आपको अगर ये ट्रिक के जरिए पता है कि कौन सी चीज पहले आ रही है कौन सी बाद के, मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट्स पहले है कौन सा किसके बाद है, तो आप बता सकते हो कि इसका प्रयोग कैसे होगा। तो हम आपको बता रहे हैं सीरीज में क्या होता है। इस सीरीज में दिया गया है E0 यानी कि मान दिया गया मानक इलेक्ट्रोड, विभव इनके दिए गए हैं। इस श्रेणी को हम कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड सीरीज भी कह सकते हैं। तो इसके मान किस तरीके से है? पहले ऊपर माइनस के दिए गए हैं, माइनस का सबसे ज्यादा मान है, नीचे पॉजिटिव मान सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन जो होता है बीच में, ये आपका हाइड्रोजन दिया गया है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव है, मतलब इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव वो 0 होता है। तो इसके ऊपर और इसके नीचे देखते हैं। तो इसके कुछ उपयोग हैं, इनके उपयोग आपके एग्जाम में बहुत काम आते हैं और उपयोग के जरिए हम आपकी केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं। जैसे आपकी सेल्स का बनाना, सेल कैसे काम करेंगी, कैथोड एनोड होते क्या है और कौन सी अभिक्रिया किसके साथ होगी कौन सी नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं अपने उपयोग को। पहला है एनोड व कैथोड का अनुमान। अब देखो कोई हमने जैसे सेल बनाई
उसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है। ये काम अपने घर पर भी कर सकते हैं या प्रयोगशाला में आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि एक बीकर लिया हमने, हम एक बीकर ले रहे हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। सेल फॉर्मेशन ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ी है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड हमने डाल दिए हैं। अब ये इलेक्ट्रोड कैसे काम करेंगे, कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड। तो सबसे पहले अगर हमने इसको क्या मान लिया, इसको मान लिया जिंक इलेक्ट्रोड Zn, ठीक है, और दूसरे को क्या मान लिया Cr, ये मान लिया। ऐसे एक सेल और बना दें हम, इसमें जैसे हमने ले लिया, कोई और ले सकते हैं, जैसे इसमें ले लिया निकिल और ऊपर ले लिया यहां पर हमने, यहां पर क्रोमियम या फिर आयरन Fe। ये धातुएं हैं। हमें पता है जब भी कोई सेल बनाई जाती है तो उसमें एक विद्युत अपघटनी विलयन लिया जाता है, जैसे कि NaCl का विलयन हम ले सकते हैं। और उसमें क्या होता है, 2 रॉडें डाली जाती हैं, यानी कि आपके पास जो धातुएं हैं वो 2 अलग अलग तरीके की धातु आप डाल सकते हो। जब इन धातुओं में तार लगा के हम चेक करेंगे तो देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का काम करेगा, कौन सा करेगा आपका एनोड का, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने ले लिया, इसको ले लिया SN10 और कोई सा भी ले लो जो आपका मन हो, यहां पर ले लो कैडमियम Cd। ये चीजें हमने ले ली। अब हमें सेल देखनी है कि इसमें कौन सा कैथोड का काम कर रहा है कौन सा एनोड का। तो हम आपको बता दें कम अपचयन विभव किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कम अपचयन विभव कौन किसका होगा, वो आपका क्या किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो देखते हैं यहां पर जो ऋणात्मक दिया गया है, मान सबसे ज्यादा कम किसका है, आपको पता है माइनस की वैल्यू जो होती है वो 0 से भी छोटी होती है, जानते हैं ना। तो प्लस की जो वैल्यू है वो सबसे नीचे है और माइनस की कहाँ है, सबसे ऊपर। तो हम ये देखेंगे जो इन दोनों में से जो ज्यादा ऊपर होगा वो हमारा किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जिंक और क्रोमियम में कौन सा ऊपर है। ये रहा जिंक, ये रहा क्रोमियम। तो जिंक हमारा ऊपर है, तो जिंक किसका काम करेगा, एनोड का, ठीक है। एनोड कैसा होता है, एनोड होगा ऋणात्मक, ठीक है। अब यहां पर क्या है, क्रोमियम पीछे है तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का। और कैथोड कैसा होता है, धनात्मक। वो आपने एक सेल बना ली है और भविष्य में भी आप सेल बना सकते हो। इन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर आप बैटरीज बना सकते हो। सब कुछ आसान है, बस आपको ये रासायनिक श्रेणी समझनी है। तो ये सेल आपको समझ चुके हैं। इसमें क्या है, जो आपका अधिक ऋणात्मक मान वाला है वो एनोड का काम करेगा और एनोड कैसा हमारा माइनस है, और जिसका कम मान है उसका क्या करेगा, वो करेगा हमारा कैथोड का काम। अब यहां पर देखते हैं निकिल और आयरन में से कौन हमारा ऊपर है। तो चलते हैं यहां देखते हैं, ये रहा निकल, ये रहा आयरन। तो आयरन आपका ऊपर है, आयरन ऊपर है मतलब इसकी माइनस की वैल्यू ज्यादा है और इसकी माइनस की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका क्या है, अपचयन विभव कम है। तो हम क्या करेंगे, निकिल को क्या करेंगे, निकिल को हम करेंगे कैथोड, क्योंकि निकिल हमारा माइनस की वैल्यू कम है और आयरन की ज्यादा है। तो हम चलेंगे निकिल, आयरन कैसा हमारा करेगा, आयरन माइनस होगा, यानी कि ये एनोड का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, निकिल, कैथोड। और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसे ही इसमें देख लो कैडमियम और SN10 में क्या है, अब कैडमियम Cd है, SN देखते हैं यहाँ पर Cd और SN, Cd ऊपर है तो ये किसका काम करेगा, एनोड का,
एनोड होता है ऋणात्मक, और ये किसका ऐसा है, इससे कम है, नीचे है, तो वो किसका काम करेगा, ये करेगा कैथोड। और कैथोड कैसा होता है, धनात्मक। तो आप एक बहुत अच्छी चीज सीख चुके हो कि इससे सेल का फॉर्मेशन कर सकते हो आप। इसका उपयोग ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसी भी धातुओं को डालने पर हम बता सकते हैं कौन हमारा एनोड का काम कर रहा है, कौन कैथोड का काम कर रहा है। एक बार फिर बता दो आपको, एनोड का काम वो करेगा जिसका अपचयन विभव क्या होगा, कम होगा, यानी कि अपचयन विभव माइनस का वैल्यू, माइनस की वैल्यू जो ऊपर की तरफ होगा, जो इसमें सबसे ऊपर होगा इस रासायनिक श्रेणी में, वो एनोड का काम करेगा, यानी कि ऋणात्मक वाला। और जो इस श्रेणी में उससे नीचे होगा वो किसका काम करेगा, कैथोड का, वो होगा पॉजिटिव। अब हम आते हैं दूसरे पर, गैल्वेनी सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। अब ये हमारी कैसी सेल है, गैल्वेनी सेल है, गैल्वेनी सेल है या विद्युत रासायनिक सेल है। अब इनका हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी सेल का। अब आपकी ये सेल बनकर तैयार हो गई है, इनका तीनों का अगर निकालना है तो हम आपको बताएंगे, जैसे यहां पर दिया गया है E कैथोड माइनस E एनोड। तो देखो इसका पहले 1 2 3 सेलें बनके तैयार हो गई है। तो पहली सेल का हम जब निकालेंगे तो क्या होता है, E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड, यही तो होता है। अब देखो इस वाली सेल में हमारा एनोड का मान, कैथोड कौन है हमारा, क्रोमियम। तो क्रोमियम कितना दे रहे हैं, कैथोड हमारा क्रोमियम ही तो है। अब क्रोमियम की वैल्यू कितनी है, हम देख सकते हैं, यहाँ क्रोमियम की वैल्यू दी गई है -0.74। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.74। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, देखो क्रोमियम का तो हमने निकाल लिया, ये है क्रोमियम का। अब हमें देखना है यहाँ पर एनोड, हमारा एनोड क्या था, जिंक। अब जिंक पे पहुंच जाओ, इधर जिंक कहाँ है, ये रहा Zn। तो इसका क्या होगा, माइनस, कोष्टक के अंदर फिर करेंगे -0.76। इसको सॉल्व कर लो, निकल आएगा आपका -0.74, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो जाएगा 0.7476। अब देखो इस माइनस के 0.74 को माइनस के 0.76 से घटाना है तो कितना आएगा, 0.02। ये निकल के आएगा इसका ई सेल का इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि आप इसी तरीके से इन दोनों का निकाल सकते हो। ये आपका होमवर्क की तरह से कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप देखोगे आयरन का कितना है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले कैथोड का लिखना है, यानी कि कैथोड में से एनोड का माइनस करना है। तो कैथोड हमारा निकेल है, आयरन हमारा Fe, वो है एनोड। तो हम यहाँ पे देखेंगे निकेल का हमारा दिया गया 0.250, इसमें से माइनस करेंगे हम आयरन का, माइनस के 0.440। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी सेल का, जो हमारी विद्युत रासायनिक सेल है, उनका क्या कर सकते हो, विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हो। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किसी गैल्वेनी सेल को बता दिया जाएगा, उस सेल में का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए पहले इसमें कौन सा एनोड है, कैसा कैथोड है, फिर आप उनको निकाल सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारा तीसरा, आक्सीकारक व अपचायक। आक्सीकारक व अपचायक भी हम इसके द्वारा बता सकते हैं। किस तरीके से, यानी कि ऊपर वाला है वो सबसे ज्यादा अपचायक गुण रखता है, यानी कि जितना हम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर बढ़ते चलेंगे तो अपचायक का गुण सबसे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, और हाइड्रोजन से नीचे चलेंगे तो ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जाएगा। जैसे हम बता दें आपको, यहाँ पर लिथियम है वो सबसे ज्यादा अपचायक है, ठीक है, और ऑक्सीकारक बता दें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक कौन है आपका, फ्लोरीन। यहाँ पे दिया प्रबल अपचायक का अगर हम बताएं तो लिथियम होगा, और प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा हमारा, फ्लोरीन। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का अगर हमें निकालना है कि कौन सा ऑक्सीकारक का काम करेगा और कौन सा करेगा अपचायक का, तो हम इसमें से बता सकते हैं कि आपकी सीरीज में जो जितने ज्यादा ऊपर होगा वो ऑक्सीकारक, जितने ज्यादा नीचे वो अपचायक। और उसके लिए आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं चौथा, अम्ल से H2 गैस मुक्त करना, यानी कि
जैसे कोई सा भी अम्ल ले लेते हैं, H2SO4 ले लो। जब किसी अम्ल से धातु की क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये आपके 10th में भी दिया गया है कि अम्ल से क्रिया कराते हैं हम किसी भी धातु की, ठीक है, तो क्या निकलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको बता दें ये कौन कौन का काम करता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले कौन कौन से, देखो यहां पर हम इसको बता सकते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी हैं, ये हाइड्रोजन है, इससे ऊपर वाले सभी क्या करेंगे, H2 गैस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे बता दें आपका H2SO4 प्लस जिंक। तो जिंक हमारा क्या है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये क्या करेगा, यहां पर बनाएगा ZnSO4 प्लस यहां पर निकलेगी H2 गैस। तो ये क्या है, ये हमारा एक बन गया लवण, ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये हमारा अम्ल है और ये कोई धातु है। अगर हम आपको बता दें, एक तो कंडीशन ये होती, दूसरी कंडीशन आपकी, अगर किसी अम्ल से हम नीचे वाले तत्वों की क्रिया कराएंगे, ये आपको नहीं बताया जाता है पर यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वालों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा, यहां पर जो निकलेगा वो H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, उसके साथ निकलेगा आपका जो भी आपकी धातु होगी उसके साथ उसके गैसेस वगैरह। तो जैसे हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, हम आपका कोई भी ले लें, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर आयोडीन, आयोडीन ले लें या Hg ले लें, तो यहाँ पे लिखते हैं H2SO4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा I2। अब आयोडीन की रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा ये H2 गैस फ्री नहीं होगी, ठीक है, H2 गैस नहीं निकलने वाली, यहाँ पर हमारा SO2 निकलेगा, H2O निकल जाएगा, यानी कि क्या क्या निकलेगा, निकलेगा हमारा एक H2O का मॉलिक्यूल, यानी कि ये H2O निकल जाएगा, एक निकलेगा हमारा SO2 और आयोडीन के साथ जो भी तत्व होंगे वो मुक्त हो जाएंगे। मतलब ये है हमारा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी क्या करेंगे, अम्ल, धातु और लवण के साथ आपकी H2 गैस निकालते हैं। इसी तरीके से हम और बहुत सारी रिएक्शंस बता सकते हैं। आगे आते हैं हम आपका चौथा वाला, जो कि आपके 10th क्लास में 100% एक क्वेश्चन आता है, आपको बता दिया जाए इसमें से क्या है। आपकी 10th क्लास में ये सीरीज दी गई है तत्वों को याद करने के लिए, कुछ नहीं है पर इनको याद करना जरूरी। आप ये पूरी याद मत करो, हम नहीं कह रहे हैं कि ये पूरी आपको सीरीज याद करनी है, इतना पूरा याद नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये सीरीज याद होनी चाहिए। हमने आपको बताया था लीना के काना मांगे आलजन, तो उसी ट्रिक से आपको कौन सी सीरीज याद करनी है, ये वाली सीरीज याद करनी जरूरी है। ये बीच वाली का कोई जरूरत नहीं है, बीच वाली या पूरी सीरीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य मुख्य है वो आपको पता होने चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि कौन सीरीज में ऊपर है, कौन सीरीज में नीचे है, कौन ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, कौन अपचायक का काम कर रहा है, और कौन आपका एनोड है, कौन सा आपका कैथोड है। तो आगे आते हैं 5 नंबर पर, तत्वों की सक्रियता एवं विस्थापन। अब कौन सा तत्व किसके साथ सक्रिय है और किसको विस्थापित करेगा, तो ये चीज हमें किसके साथ पता चलेगी, ये पता चलेगी इस श्रेणी से। यानी कि जब हम देखेंगे कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, जैसे जो ज्यादा क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देगा। हम देखते हैं जो ज्यादा कमेरे लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत काम करने वाले गिनते भी नहीं है, अरे तुम करो ना करो हम कर लेंगे, होते हैं कुछ एटीट्यूडेड लोग बहुत सारे, तो ऐसे ही बेचारे को चलने नहीं देते। यहाँ क्या होता है, तत्वों की सक्रियता अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। जैसे कि जो Br है वो क्लोरीन, जो क्लोरीन है, जैसे हमने ले लिया NiBr, इसकी जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, अब देखो क्लोरीन कहाँ है हमारा, Br से, क्लोरीन हमारा होगा ऊपर, ठीक है, ये रहा क्लोरीन हमारा नीचे, Br ऊपर है, तो क्या करेगा Br, ये Br करेगा क्लोरीन को, ये क्लोरीन से हटाएगा और यहां बनाएगा NiBr और क्या निकालेगा, क्लोरीन, सॉरी
NiCl बनाएगा, NaCl, NaBr को जब Cl से रिएक्ट कराएंगे तो यहां हमारा बनेगा NaCl प्लस Br। अब हम ऐसे जैसे NaCl से Br की रिएक्शन करा दें, NaCl प्लस Br, तो ब्रोमीन यहां पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ब्रोमीन में इतनी ताकत नहीं है जो क्लोरीन को हटा दे। ठीक है, तो ब्रोमीन हमारा ये रहा, ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है ब्रोमीन को भगा देगा और अपन फ्री हो जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, यहां ये रिएक्शन नहीं होने देगा। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे इसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाएगा, यानी कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वो कम वाले को हटा देगा। ठीक है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा है, तो अब देखते हैं कौन किसको हटा रहा है। NaBr में Cl जो है वो क्या करेगा, Cl अपनी जगह ले लेगा Br के साथ और Br हट जाएगा अलग। ठीक है, तो यहां पर Br इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से इसमें अभिक्रियाएं होती हैं और किस तरीके से नहीं होती हैं। तो हमें सबसे ज्यादा विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसके उपयोगों पर ध्यान देना है, तत्वों की सक्रियता और विस्थापन पे, जैसे इनके कौन कौन से एनोड व कैथोड का अनुमान लगाना, गैल्वेनिक सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, ऑक्सीकारक व अपचायक अम्ल से H2 गैस मुक्त करना तथा तत्वों से सक्रियता एवं विस्थापन देखना। अब आप इस सीरीज को पढ़ने के साथ साथ कॉपी पे नोट करो और कम से कम 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हमने जितनी ट्रिक बताई है ना उस ट्रिक के अकॉर्डिंग याद करो और अपने दिमाग में बस ये रखो कौन सा हमारा ऊपर है, कौन सा नीचे है, कौन सा कैथोड का काम कर रहा है, कौन सा हमारा एनोड का काम कर रहा है। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।